आज तक के जो मुख्य पत्रकार हैं रोहित सरदाना की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं और हमें उनके स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रोहित सरदाना की पूरी लाइफ की जो बायोग्राफी है, उनकी लाइफ की जो डॉक्यूमेंट्री है, उनकी जो स्टोरी है, वो अब तक मैं शेयर करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और मैं 100% कहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद शायद आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। एक्चुअली में रोहित एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हैं। उनका कोई शौक नहीं था पहले कि वो पत्रकार बने। उनका इंटरेस्ट था कि वो जो है फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर जाएं और एक अच्छा परफॉर्मेंस करें। मतलब उनका ओवरऑल मकसद था ये कि वो टीवी पे आना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊं और जब भी मैं घर से बाहर निकलूं लोग मेरे को जाने। तब उसको समझ में आया कि मैं अच्छा खासा एक्टिंग कर लेता हूं। तो उन्होंने एक्टिंग फील्ड को चूज करते हुए उन्होंने अपना करियर को स्टार्ट किया था। तो अब उनको जो एक्टिंग सीखनी थी, तो एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे हम बोलते हैं एनसीडी, वो उनको ज्वाइन करना था। तो उन्होंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे जो है एनसीडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सीखना है, जहाँ से क्या होता है कि आगे जाके मैं जो है एक्टिंग लाइन के अंदर है और शायद किसी अच्छे सीरियल के अंदर मैं अच्छे से काम करूँ और मुझे भी टीवी पे आना है। के बड़े भैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला एनसीडी जा रहा हूँ। बोला एनसीडी क्या होता है? कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पे मुझे जो है वहाँ पे एडमिशन लेना है और मैं उसकी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ ड्रामा काम करते तुम वहाँ जाके ड्रामा करोगे? अच्छा, तो तुम्हें ड्रामा करना है। वहाँ से पहुँच जाते हैं एनसीडी और वहाँ एनसीडी पहुँच जाने के बाद में वहाँ के जो हेडमास्टर थोड़ा उनका बिहेवियर को लेके उनको सेट नहीं हो पाता, तो वो 7 दिन के कैंप को छोड़ के है वो 2 दिन में वहाँ से भाग के वापस घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद सोचते हैं अब क्या करें। और घर पे आते ही पापा ने बोला वहाँ से भी भाग के आ गए। तब रोहित ने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे जो है मास कम्युनिकेशन पे वर्क करना है। हरियाणा वालों के साथ में क्या होता है कि इंग्लिश से उनको दुश्मनी होती है और हिंदी से उनको दोस्ती होती नहीं है। उनके सारे काम जो है आधी बात में हो जाते हैं। लोग उनको इशारों में ही रास्ता छोड़ देते हैं, गाड़ी साइड में लगा देते हैं और उनका जो भी काम वो कर देते हैं। तब उनको समझ में आया कि नहीं यार, मुझे अगर मुझे पत्रकार लाइन में जाना है तो मेरी भाषा जो है मुझे अच्छे से आनी चाहिए। और पत्रकारिता के अंदर क्या होता है कि बाई लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई 2 भाषा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हिंदी और इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए एटलीस्ट अच्छी तरीके से। तो अगर आपको बाकी भाषा आती है, पंजाबी है, गुजराती है, तो एक आपका अगला एक अदर आपका अचीवमेंट है। बट आपको ये 2 भाषा तो आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब से उन्होंने अपनी भाषा पे काम करना शुरू किया और अपनी ग्रेजुएशन उन लोगों ने मास कम्युनिकेशन पूरी की। साथ साथ में वो अपने जो थोड़े बहुत आर्टिकल्स हैं, अपनी स्टोरीज हैं, वो न्यूज़पेपर में डालते थे। ठीक है, तो उन लोगों ने जो अपनी प्रिंटेड कहानी स्टोरी को धीमे धीमे अखबार से काट काट के एक पोर्टफोलियो तैयार किया। अब वो 2 साल के लिए अपनी पत्रकारिता की आगे की पढ़ाई के लिए बाहर शहर से बाहर जाते हैं और वहाँ पे अपना जो पोर्टफोलियो लेके वो स्कूल में जाते हैं। जब उनके टीचर ने उनका पोर्टफोलियो चेक किया तो उन्होंने देखा कि इसने ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरी लिख चुके हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुका है। तो उसको बोला कि तू फिर यहाँ पे क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? तो बोला सर फिर मैं क्या करूँ? बोलो जाओ नौकरी करो। तब से उन्होंने क्या किया है, जो नौकरी की तलाश की, तो उनको जो है एक रेडियो जॉकी की नौकरी उनको मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं, सुबह से दोपहर तक की क्लासें अटेंड करते हैं और उसके बाद में वो इवनिंग की क्लास छोड़ के है अपना जो रेडियो पे वो काम करते हैं, आकाशवाणी पे अपना काम शुरू कर देते हैं। उस समय रेडियो का बड़ा क्रेज था। जैसे ही शाम होती थी कॉलेज के सारे गेट बंद होते थे और लड़कों के फोन आते थे कि हाँ ये लड़की का नाम लेके आप हैं ये गाना बजा दो। तो फिर क्या होता था, दिन भर अपनी मस्ती होती थी और रात को मैं उन लोगों के लिए गाना बजाया करता था सबके लिए। ठीक है, मैं भी खुश था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था कि एक अच्छे से मैं परिवार चला सकूं। पर अब लगने लगा कि नहीं, मैं इस इतने से काम के लिए नहीं बना हूं। मेरा कुछ और जीवन में लक्ष्य है, मुझे कुछ इससे बाहर निकलना है, मुझे इस कैंपस तक ही नहीं रहना है। तब 2 साल बाद वो वहां से निकल जाते हैं। अब वो वहां से निकल जाते हैं और उनको जो इंटर्नशिप के लिए है दिल्ली में ई टीवी नेटवर्क जो चैनल होता है वहां से उनको ऑफर होती है
और उनको बुलाया जाता है कि क्या आप हमारे साथ में काम करोगे। तो बोलता है कि सर मेरी एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम बाकी है, तो अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। तो तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप देख लीजिए, बाद में आप आओगे तो उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तब उन्होंने जो है अपने सर को कॉल किया, अपने सर को कॉल किया, बोला सर मुझे वहाँ से नौकरी मिल रही है और मेरी यहाँ एक एग्ज़ाम बाकी है। तो उन्होंने सर ने बोला कि जब तेरा अल्टीमेट गोल ही वही है तो तू नौकरी ज्वाइन करना, एग्ज़ाम तो अपने जूनियर के साथ में दे देना, क्या दिक्कत है। तो ठीक है। तो फिर क्या था, वो जो है वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और दिल्ली में ई टीवी नेटवर्क के साथ में अपना काम शुरू कर देते हैं। अब वो ई टीवी नेटवर्क पे बहुत बढ़िया से काम करने लग जाते हैं। बट अब धीमे 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 उनको लगने लगा कि नहीं यार, अभी हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, सोसाइटी के लिए करना चाहिए। तो अब क्या होता है कि इनके मन में जो क्रांतिकारी विचार जागने लगता है, क्योंकि होता क्या अक्सर कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको डायरेक्ट कॉल आते थे कि सर जी ये प्रॉब्लम है, आप उसको कवरेज कीजिए। कोई रास्ते में अगर कहीं जा रहे हैं, कोई इशू हो गया है तो उनको कवरेज करनी पड़ती है, या उनकी फैमिली की पर्सनल प्रॉब्लम होती है उसे कवरेज करनी पड़ती है। तो मतलब एक पत्रकार का जो जीवन होता है एक फौजी की तरह होता है और एक डॉक्टर की तरह होता है, कब कहाँ से कौन सी न्यूज़ मिल जाएगी, कौन सी घटना आ जाएगी जिसको उनको तुरंत कवरेज करना होता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब उनके मन में क्रांतिकारी विचार आ चुके थे। बट जैसे ही इनके मन में क्रांति जगे थी, इनके बॉस ने रोक दिया, बस बस अपने को क्रांति करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से अपनी नौकरी करो। तो फिर क्या था, उनके क्रांतिकारी विचार को देखते हुए उनके वहां से उसको बोल दिया कि आपको जो है अब यहाँ नहीं रहना है, आपको हेड ऑफिस जो है हैदराबाद जाना है। तो हैदराबाद में जो आपको एंकर की ट्रेनिंग दी जाएगी और वहां पे आपको एंकर बनाया जाएगा। तो बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। वहां से जो रोहित है अब हैदराबाद के लिए निकल चुका होता है। अब जैसे ही वो हैदराबाद पहुंचता है और वहां पे उसका इंटरव्यू लेने एक साउथ इंडियन आता है, और साउथ इंडियन जब उसका इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यू के बाद में उसका बोलता है कि सॉरी फॉर दैट, आपका भाषा में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपका शब्द उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम है। बोला सर कैसे। बोला अभी तक आपने कितने इंटरव्यू दिए। बोला एक भी नहीं। तो फिर जाओ काम करो थोड़ा। तो मतलब उनको भी वहां पे एक भीड़ का हिस्सा मान लिया। तब वहां पे उसको जो इंटरव्यू के बाद में उसको बोला गया कि आपको जो है वीटीए एडिटर की जो है आपको नौकरी मिलेगी। तब मैंने पापा को कॉल किया, पापा क्या करूं, ये तो मुझे एडिटर बना देंगे यहाँ पे। तो पापा ने बोला फिर वहां से भागेगा, अब फिर वहां से भागेगा। तो मैंने 2 दिन वहां पे सोचा, विचार किया, बोला सोचा ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब उस समय क्या होता था कि कोई भी जब न्यूज चैनल चलती थी ना, तो उस न्यूज चैनल को ऑन एयर करने से पहले उसको जो एडिटर है उसको एडिट करते थे। तो उस समय इतने एडिटिंग की टीम में इतना एक्सपर्ट था नहीं लोग वहाँ पे। तो जापान से कुछ लोग आए हुए थे वो ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैं भी साथ में सीखने लगा उनके साथ में। तो वो लोग जो है पूरा एडिटिंग का प्रोसेस हमें सिखाते थे। तो 5 महीने एडिटिंग की ट्रेनिंग के बाद में मैं भी कंप्लीट जो एडिटिंग सीख चुका था। अब हुआ क्या था, 5 महीने बाद बोले भाई साहब हमारी ट्रेनिंग पूरी हमने कर दी, अब हम जा रहे हैं। तब मैंने क्या किया, उनसे सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनके जितने भी सपोर्ट की जो फाइलें हैं वो सब मैंने लेकर रखी, ताकि मुझे बाद में अगर दिक्कत होगी तो शायद मैं उसको सीख के प्रॉब्लम को दूर कर लूंगा। अब क्या होता है कि इस तरफ से खबर आती है कि गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं। तो गुजरात के इलेक्शन की जितनी भी जो एडिटिंग की जवाबदारी है अब वो रोहित को मिली थी। अब रोहित को जवाबदारी मिली थी तब रोहित को काम पूरा करना था। उस टीवी नेटवर्क के जो है टोटल 11 चैनल थे। अब 11 चैनल में से जो 7 चैनल थे वो रीजनल लैंग्वेज के थे और बाकी जो है 4 हिंदी भाषा के लैंग्वेज थे। और रोहित जो था वो हिंदी भाषा के अंदर काफी अच्छी अपनी कमान बना चुका था। अब उसके पास में उनके टीवी नेटवर्क के पास में बड़ा चैलेंज ये था कि वो ये चाहते थे कि जब भी वो अपनी नेशनल बुलेटिन चलाएंगे तब उनके 11 के 11 चैनल पे एक साथ में सेम स्टोरी, सेम के साथ सेम जो है स्टोरी प्ले होनी चाहिए। बट वो 2 साल से ट्राई करे, वो उससे हो नहीं रहा था। तो रोहित ने बोला कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तो लोगों ने क्या बोला कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। अब उसमें था क्या कि जो मटेरियल जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मिलती थी गुजराती के अंदर। तब रोहित जो है उस गुजराती को हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसकी अच्छे से टाइमर के साथ में स्क्रिप्ट तैयार करके वापस जो उनके जो रीजनल जो एंकर है उनको फॉरवर्ड करता था और उनको बोलता था कि एक साथ में सेम टाइम पे एक साथ स्टोरी आपको हिट करनी है। तो जब उन्होंने पहली बार कोशिश किया तो करीब 5 से 10 सेकंड का आगे पीछे का रहा था चैनल के बाद में, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार।
और चौथी बार में तो उनके 11 के 11 चैनल पे रात को 9 बजे एक साथ में स्टोरी हिट की गई और सभी चैनल पे एक साथ में वो स्टोरी चल रही थी। तो ऐसे देख के जो है बॉस बहुत खुश हुआ। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनली काम नहीं कर पाए जो तूने किया, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। बट उसने बोला ठीक है सर अच्छी बात है, बट मैं कल से जो है सर नौकरी पे नहीं आऊँगा। बोला क्या हुआ? सर मेरी एग्ज़ाम आ रही है तो अब मैं गांव जाऊंगा और मैं अपनी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूंगा। बॉस बोले नहीं नहीं अभी तो 20-22 दिन बाकी हैं गुजरात इलेक्शन के, अभी कहाँ घर जाओगे? बोला सर मेरी एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम भी देनी ज़रूरी है। तो बोला पढ़ाई छोड़ नहीं सकते? बोला सर कैसे छोड़ दूँ मैं, या आप मुझे 3200 रुपये मुझे सैलरी देते, उसमें भी आप TDS वगैरह काट देते तो मेरे हाथ में तो 2900 रुपये आते, इससे मेरे क्या होगा? तो सर नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं जो है जाने वाला हूँ नौकरी छोड़ के। जो तो बॉस को भी लगा होगा कि हाँ जोश में आ गया होगा, ठीक है कल तक आ जाए, कहाँ जाएगा। अगले दिन है वो नौकरी पे नहीं जाता है। अगले दिन नौकरी पे जब नहीं जाता है तो शाम को 9 बजे जब इनको पूरे एक साथ में 11 चैनल पे हिट करना होता है वो हिट होता नहीं है। बॉस अगले दिन जो कार लेके उसके घर पे पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा नॉक करते हैं और वो गेट खोलते देखते थे वो जो है अपने शॉर्ट्स के अंदर और बनियान के अंदर दोस्तों के साथ में बैठ के मस्ती करे। तो रोहित बोला अगर मैं एंकर होता तो शायद मैं अपना पढ़ाई छोड़ देता, बट ये बैक स्क्रीन रख के काम करने का कोई मीनिंग नहीं है, तो मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ूं इस छोटी सी नौकरी के लिए? नहीं मैं सर बैक स्क्रीन पे काम नहीं करूंगा, मुझे एंकर का काम अगर देते तो शायद मैं रुक जाता हूँ। बोला ठीक है कोई बात नहीं, कल एक बार मुझे ऑफिस में आके 4 बजे मिलो। तो वो बोलता है सर सोच लो, मेरा बैग पैक किया हुआ है, आप बोलो तो फिर बैग में खोलूं। बोला नहीं नहीं तुम बैग ओपन कर लो और कल मुझे शाम को 4 बजे मिलो, मैं कुछ प्लान करता हूँ। तो रोहित जाके बोलता है सर एक काम करिए, शाम को मैं 4 से लेके 12 बजे तक है आपके ऑफिस के लिए काम करूंगा और रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं जो है एंकर का काम करूंगा, ठीक है इसमें हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बॉस ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें जो है 10, 11, 12 बजे जो है आपको एंकर के लिए आपको काम करना है और बाकी समय जो है आपको ऑफिस वर्क करना है। उसने बोला मेरी भी एक शर्त है, तुमको आज के आज जो है एक ऑन एयर करना पड़ेगा, रात को 10 बजे उसका लाइव होगा, उसके लिए आपको कोई भी ट्रायल नहीं मिलेगा, आपको तुरंत तैयार होना पड़ेगा, आप बस टाई और कोट मुझे दिलवा दीजिए और मैं आपका ये काम कर लूंगा, ठीक है। तो अब क्या था, उन्होंने जो शाम का 9 बजे का जो उनका हिट करना होता स्टोरी वो उन्होंने हिट करवा दिया और 10 बजे वो टाई कोट पहन के बढ़िया से और अपना जो लाइव है वो एंकर पे वो लोग आए थे। तब एंकर पे जब उनको 5 मिनट का जब बुलेटिन मिला था तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली बहुत बढ़िया से वो अपना काम पूरा कर लिया था। काम पूरा करने के बाद में बॉस तो बोला तेरे को काम आता है यार, बहुत अच्छे से कर लेता है, तो आप उसे जो है रेगुलर करिए, आपका जो 3200 रुपये सैलरी है वो तो आपकी कंटिन्यू रहेगी और आपको हर एक बुलेटिन का है वो 400 रुपये अलग से मिलेगा, जितने बुलेटिन आपके नाम की आएगी उतने को आपको 400 से मल्टीप्लाई करके आपका जो है आपको पेमेंट लेना होगा, ठीक है कोई बात नहीं। और बड़ी मजे की बात यह है कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी तब उन्होंने उनका जो लास्ट बिल था वो 72,000 का उन्होंने बिल पहुंचा दिया। कितना? 72,000 तक उन्होंने वहां पे बिल पहुंचा दिया, मतलब उन्होंने इतने बुलेटिन पे अच्छी अपनी कमाल बना ली थी। अब क्या था, अब वो वहां से 1 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं और सीधे उनको ऑफर मिलती है जी न्यूज़ की ऑफर मिलती है। तो जी न्यूज़ पे जब वो जाते हैं ऑडिशन के ऊपर, जब उनको ऑफिस में उनको बॉस जब उनको बुलाते हैं तब उसको पूछते हैं भाई तेरी एक्सपर्टीज किस में है? बोला सर मैं तो सब में एक्सपर्ट हूँ। बोला तेरी मास्टरी किस में है? बोला मेरी तो सब में मास्टरी है। बॉस बोलता है देख गुरु ऐसा नहीं होगा, तेरे को जो है किसी एक में अपनी एक्सपर्टीज करनी होगी, अपनी एक जो मास्टरी तुझे बनानी पड़ेगी। तो बोला सर अब बताओ, आप बताओ किस पे करूं? तो बोला क्रिकेट में कर ले। तो रोहित बोला सर मैंने तो अभी तक कभी क्रिकेट का सी मुझे पता नहीं है और मुझे कुछ के बारे में जान के पता नहीं था। तो ठीक है बोला सर सोच के बताता हूँ, जवाब देता हूँ मैं। तो वो सोच ही रहा था कि तब तक उनको मैसेज मिला कि जो क्रिकेट के उस समय के जो महान एक्सपर्ट थे कपिल देव के साथ में उनका इंटरव्यू है और आपको वो इंटरव्यू लाइव करना है। तो अब क्या था, मैं कैंटीन में खाना खाने गया था रोहित। तो खाना खाने के बाद जब वापस आया था निकला तो उसको एक न्यूज़पेपर मिला और उसको फेंकने जब गया था तो उसको देखा कि उस पे क्रिकेट के बारे में आर्टिकल लिखा था रवि शास्त्री जी का। तो उन्होंने वापस वहां से ऑफिस आते हुए पूरा जो है रवि शास्त्री जी का पूरा कॉलम जो है कंप्लीट पढ़ लिया था और उसमें जितनी जानकारी उन्होंने बताई थी रवि शास्त्री जी ने उतनी उन्होंने पूरी याद कर ली। अब क्या था, आते ही बस घंटे भर बाद में उनका कपिल देव के साथ इंटरव्यू होना था।
तो उन्होंने क्या किया, रवि शास्त्री जी के जितने पॉइंट बताए गए थे वो सारे पॉइंट उनको पेल दिए। और पेलने के बाद में जब इंटरव्यू पूरा हुआ तो कपिल देव खुद बोले, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू करता तो देखो तो बहुत अच्छी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में। तो पर उनको क्या पता कि उनको कहाँ कुछ भी नॉलेज है। कपिल देव ने बोला कि तेरे पास इतना नॉलेज है तो तू ही करा कर क्रिकेट के सारे इंटरव्यू। बोला सर मैं कैसे बोलूं, आप बॉस को बोलिए शायद। तो कपिल देव जो है उनके बॉस को बोलते हैं कि इस बच्चे को अच्छा नॉलेज है, अब क्रिकेट का जो है सारा जो प्रोग्राम इसी को दीजिए, ये अच्छे से कर लेगा। जो तब से जो है मेरे बॉस ने भी तुरंत बोल दिया कि हाँ कल से तेरे को सारा क्रिकेट का काम संभालना है। तो अब बारी थी उनको सब कुछ सीखने की। तो वो घर गया और घर जाके जितने भी रवि शास्त्री जी के जितने भी अखबार में आर्टिकल थे उनको कटिंग कर 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 करके एक अच्छे से फाइल बना दिया। और जब भी जो भी काम खाते पीते नहाते धोते वो उनके आर्टिकल पढ़ने लगा। और ऐसे करते करते उसको जो है क्रिकेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने लगी। उसके बाद में वो अपने दोस्तों की मदद से क्रिकेट के जितने भी रूल्स होते हैं, वाइड क्या होता है, नो बॉल क्या होती है, साइड क्या होता है, तो जितने भी रूल थे उन्होंने पूरे वो सीख लिए। सीखने के बाद में उन्होंने जो 8 साल तक जो है क्रिकेट के अंदर उन्होंने पत्रकारिता की। और उस पत्रकारिता के साथ में उन्होंने पूरा देश विदेश उन्होंने हर जगह घूम लिया था। जो सपना लेके मैं चला था आज मेरा सपना पूरा हुआ है, अब लोग मेरे को जानते हैं। देखो मेन बात कहने की बात यहाँ पे ये है कि जीवन में आपको जो भी चैलेंज मिलते हैं ना, आप उन चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर मैं स्टार्टिंग में वीटी एडिटर के काम को मना बोल देता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता, या मुझे यहाँ पहुंचने में भी समय लगता। या जब मुझे स्टार्टिंग में मुझे जो छोटा सा काम है रेडियो का, अगर वो काम नहीं करता, या फिर मैं जो भी छोटे छोटे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई, अगर मैं उन पर ध्यान नहीं देता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि सभी लोग हैं अपने जीवन में आपको अलग अलग प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको आप ग्रैब करें और उसके अनुरूप आप मेहनत करें, तो आप जरूर जीवन में सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।